हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राकेश पवार। आज हम देखेंगे हमारी एनसीईआरटी क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 8, जो कि हमारा क्लोथिंग अ सोशल हिस्ट्री। तो इसके हम देखेंगे कि एक क्लोथिंग की किस तरह की हिस्ट्री है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। तो हमने इसके शॉर्ट समरी बना ली है, तो शुरू करते हैं हम। पहला है हमारा इसमें, बिफोर द डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन मोस्ट पीपल ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू कोड्स that were specified by their religion. Clothing styles were regulated by class, gender or status in the social hierarchy. शुरुआती जब दिनों में जब डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन चल रहे थे, जो ड्रेस थी वो एक कोट की तरह लोग यूज़ करते थे। उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग वो क्लोथ को बियर करते थे। उनका जो क्लोथिंग स्टाइल है वही उनको क्लास को, जेंडर को शो करता था। अब उसके आगे हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समचुरी लॉ। समचुरी जो लॉ था वो क्या था? बिफोर द फ्रेंच रिवोल्यूशन पीपल इन फ्रांस फॉलो दिस लॉ. This law restricted social behavior of the lower strata of the society and imposed restriction upon their clothing, food and entertainment. Only royal class wear expensive materials. अब जो सैम्पचुरी लॉ था वो किस तरह का था? तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो जो फ्रांस के जो पीपल थे उन्होंने कुछ रूल्स बना दिए थे, जो कि पुअर और रिच के बीच में थे। जो पुअर पीपल हुआ करते थे वो हाई एंटरटेनमेंट या क्लोथिंग या अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते थे, जबकि जो रिच पीपल थे वो अच्छे तरह की क्लोथिंग या फूड या एंटरटेनमेंट कर सकते थे। द फ्रेंच रिवोल्यूशन ब्रेड टू एंड एज दिस रिस्ट्रिक्शन पॉलिटिकल सिंबल्स बिकम पार्ट ऑफ ड्रेस, क्लोथिंग बिकम सिंपल विच सिग्निफाई इक्वलिटी। लेकिन जैसे ही फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और जब ये चीज़ें आगे बढ़ने लगी, तो इसका रिजल्ट ये निकला कि ये जो क्लोथिंग के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन था वो कम कर दिया। और जो क्लोथिंग है वो सिग्निफाई करती है इक्वलिटी को। मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लर्क कॉल द स्लेव्स सेंस कल्टर्स मीनिंग विथआउट नी ब्रीचेस, दे बोथ लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स। जो जैकोबियन क्लब के जो मेंबर थे उनको भी काफ़ी भेदभाव देखने को मिला है। उन लोगों के ऊपर भी उनके जो क्लोथ्स होते हैं उनके अंदर अलग ही तरह के क्लोथ्स हुआ करते थे, जिसमें वो अनकंफर्टेबल फील करते थे। Now the way a person dressed depended on the difference in earning rather than sumptuary law. लेकिन उसके बाद सारे चेंजेस देखने को मिले। जो पीपल है उनके अकॉर्डिंग वो अपने क्लोथ्स बियर कर सकते थे। अब बात कर लेते हैं स्टाइल्स ऑफ क्लोथिंग की। तो कैसा है? मेंस एंड वुमन ड्रेस डिफरेंटली। जो मैन और वुमन हुआ करते थे उनका जो क्लोथिंग स्टाइल था वो अलग अलग था। Men were supposed to be strong, independent, aggressive, while women are supposed to be big, dependent and docile. जो मैन हुआ करते थे वो काफ़ी अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट माने जाते थे, जबकि जो वुमन हुआ करती थी उनको वीक और डिपेंडेंट या डोसाइल माना जाता था, और उसी के हिसाब से उनके क्लोथ को डिज़ाइन किया जाता था। द वुमन बोर ड्रेस विच एक्सेंट्रेट अ स्लिम बेस्ट। जो वुमन है उनके जो कपड़े होते थे वो स्लिम बेस्ट हुआ करते थे। दे हैड अ बियर टू कोस्ट शो एंड स्मॉल बेस्ट, थ्रोट इट हर्ट्स, दिस पेन एंड सफरिंग वाज एक्सेट्रा नॉर्मल फॉर अ वुमन। जिस तरह का उनका क्लोथ का डिजाइनिंग था उससे जो वुमन हुआ करती थी उनको काफ़ी पेन और जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती थी। चेंजेस इन आइडिया। अब 19th सेंचुरी में कुछ आइडिया चेंज हुए, तो देखते हैं वो क्या थे। वुमन पास फॉर ड्रेस रिफॉर्म। वुमन जो थे उनके जो क्लोथिंग स्टाइल थी वो चेंज हो गई। द सफरेज मूवमेंट आल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम। जो सफरेज मूवमेंट था वो भी लेकर आए फ्रेंच के जो पीपल थे। These were agitation against women clothes in Europe and well in America. Doctor explained the ill effect of tight clothes which affect the spine and long flowing gowns which were unhygienic. जो डॉक्टर्स थे उन्होंने क्लोथ्स के भी कुछ इफ़ेक्ट बताए कि जो टाइट क्लोथ होते हैं उनके अलग अलग इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं, जैसे कि जो अनहाइजीनिक होते हैं या फिर जो हमारे स्टमक की जो प्रॉब्लम है वो भी देखने को मिलती थी। Even Woman magazine described the deformities caused in women and ill effect they caused to women. और जो वुमन मैगजीन है उसमें भी इन क्लोथ के डिज़ाइन के बारे में बताया गया कि किस तरह का शेप हमारे लिए ज़्यादा यूजेबल होगा। It was argued by this movement that is women wear loose and comfortable clothes, this could start working and become independent. और इसका रिजल्ट ये निकला कि जो वुमन है उसको भी इंडिपेंडेंट मिल गई और फिर वो उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग कपड़े वेयर करने लगी। अब बात कर लेते हैं न्यू मटेरियल की। तो देखते हैं इसमें क्या है। बिफोर द 17th century, clothes for British women were made for flax, wool, linen, which were expensive and difficult to maintain. 17th century में जो क्लोथ थे ब्रिटिश वुमन के लिए कुछ अलग ही तरह के बनाए जाते थे। वो फ्लेक्स हुआ करते थे, बुल के बने हुआ करते थे और काफ़ी एक्सपेंसिव भी हुआ करते थे, जिनको मेंटेन करना जो वुमन है उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता था।
During the 17th century, with the onset of industrial revolution, clothes saw a change. 17th सेंचुरी में जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो जो क्लोथ है उनका जो डिज़ाइनिंग है वो पूरी तरीके से बदल गया. द अट्रैक्टिव चीप चिंट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरोपियन वुमेन्स वार्डरोब्स. जो इंडिया के जो चिंट्स थे, चिंट्स क्या है, एक तरह के बुली है जिससे क्लोथ्स बनाए जाते थे, उसकी डिमांड यूरोपियन वुमेन में बढ़ गई. वो इंडिया का जो बुल है या इंडिया का जो क्लोथ्स है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने लगा. आर्टिफिशियल फाइबर यूज इन क्लोथ मेड ड्रेस इवन ईजियर टू मेंटेन. आर्टिफिशियल फाइबर जो होते थे उनका यूज़ करने लगे लोग ड्रेस से या क्लोथ्स को बनाने में. नाउ विद ग्रेट डिमांड फॉर कंफर्टेबल ड्रेस, स्टाइल चेंज कंसिडरेबली. जब इस तरह के क्लोथ की डिमांड होने लगी जो कि वुमेंस के लिए भी और मेंस के लिए भी कंफर्टेबल हो, तो जो सोशल मार्केट है वो भी काफ़ी इंक्रीज हुआ या काफ़ी डेवलप्ड हुआ. दिस रिफॉर्म इज़ द ड्रेस आल्सो अफेक्ट सोशल स्टेटस ऑफ वुमन. और वुमन की जो ड्रेस स्टाइल थे वो भी काफ़ी चेंज हुआ. अब देख लेते हैं हम द वर्ल्ड वार्स को. तो इसमें हमारा द टू वर्ल्ड वार्स आल्सो ब्रोट अबाउट ग्रेट चेंज इन वुमेंस क्लोथिंग. जो वर्ल्ड वार हुए उसमें भी वुमन की जो क्लोथिंग है वो काफ़ी चेंज हुई. स्टाइल रिफ्लेक्ट सीरियसनेस एंड परफेक्शनिज्म. जो स्टाइल है वो रिफ्लेक्ट करता है उसकी सीरियसनेस को और उसकी परफेक्टनेस को. इट्स स्कर्ट्स बिकम शॉर्टर एंड प्लेनर. जो स्कर्ट हुआ करती थी काफ़ी छोटी और प्लेन हुआ करती थी. आउट ऑफ प्रैक्टिकल नेसेसिटी, वुमन हु वर्कड इन फैक्ट्रीज वेयर यूनिफॉर्म. और जो वुमन ऐसी हुआ करती जो फैक्ट्रीज में वर्क करती थी उनके लिए यूनिफॉर्म डिज़ाइन की जाती थी. ट्राउज़र बिकम एन एक्सपेक्टेड एंड विटल पार्ट ऑफ वुमन ड्रेस. जो ट्राउज़र है वो वुमन की पावर को शो करने के लिए डिज़ाइन किया गया और ये ट्राउज़र जो है वो वुमन ने एक्सेप्ट भी किया. स्पोर्ट्स और गेम को देख लेते हैं. द स्कूल करिकुलम also emphasize and include game and gymnastics as a part of curriculum. This also changed the way women dress. They dress comfortable by the sports they played. स्पोर्ट्स और गेम में भी जो है ड्रेस काफ़ी देखने को मिली. जो जिस तरह के जो स्पोर्ट्स हुआ करते थे उसमें भी जो वुमन का क्लोथिंग स्टाइल है वो उसमें भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं. अलग अलग स्पोर्ट्स में वुमन अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग क्लोथ्स को वियर करती थी. नेक्स्ट हम देखते हैं कॉलोनियल इंडिया. तो क्या है इसमें, ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिया सॉ अ ग्रेट चेंज इन ड्रेस. कॉलोनियल इंडिया, जब कॉलोनियल गवर्नमेंट यहाँ पर थी तो इंडिया का जो क्लोथिंग स्टाइल उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिला. तो पहला है मैनी मैन बिगन टू इनकॉर्पोरेट वेस्टर्न स्टाइल क्लोथिंग इन देयर ड्रेस. जो यहाँ के मैन जो थे वो स्टार्ट करने लगे वेस्टर्न स्टाइल के जो क्लोथ थे वो वियर करना स्टार्ट करा उन्होंने. सेकंड है मैनी फेल्ट दैट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वुड लीड टू द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर आइडेंटिफाई. लेकिन कुछ जो पीपल थे वो ऐसा भी मानते थे कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर या आइडेंटिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, ये लॉस कर रहे हैं. मैनी वो वेस्टर्न क्लोथ विदाउट गिविंग अप इंडियन वंस. बहुत सारे जो पीपल थे वो वेस्टर्न टाइप के क्लोथ्स पहनते थे, इंडिया के जो क्लोथ्स थे उनको नहीं वियर करते थे. कास्ट एंड ड्रेस को देख लेते हैं. Though India had no formal sumptuary law, it had its own strict food, dress and behavior code. It was the caste system that defined how or what the Hindus should wear, eat and behave. अब जो ड्रेस है और जो कास्ट है वो किस तरह से डिसाइड होगी, तो वो उनके कास्ट सिस्टम से डिसाइड होगी कि वो किस तरह का फूड और किस तरह का ड्रेस को वेयर करेंगे या खाएंगे. ये उनके कास्ट पे डिपेंड था. इफ़ एनीवन डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्म दे वे सेवरली पनिश्ड. अगर वो अपने कास्ट से अलग हटकर काम करेगा तो उसको पनिश भी किया जाता था. ये हमें देखने को मिला है. इवन द गवर्नमेंट इशू ऑर्डर इन सम केसेस ऑर्डरिंग अ कास्ट हिंदूज टू ऑब्जर्व अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट. और कुछ गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स भी बना दिए जो सारे पीपल को फॉलो करने पड़ेंगे. इन ट्रेवेनकोर शैनर वुमन रिफ्यूज द ट्रेडिशनल ड्रेस विच कैस्ट एंड सोशल स्टाइल. अब कुछ ऐसी जगह भी थी जहाँ पर वुमन जो थी उन्होंने स्ट्राइक करी कि इस तरह का वो क्लोथ वेयर नहीं करेंगी. आगे हम देखते हैं ब्रिटिश रिएक्शन टू इंडियन वे ऑफ ड्रेसिंग. जो ब्रिटिश था उनका किस तरह का रिएक्शन था इंडिया के ड्रेसिंग सेंस को देखकर. तो पहला है इसमें हमारा एज सर्टेन आइटम ऑफ क्लोथिंग सिग्निफाई स्पेसिफिक थिंग विच कुड बी कंट्रेरी, दिस ऑफन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्लिक्ट. कुछ जो क्लोथिंग स्टाइल थी वो अलग ही तरह की थी, वहाँ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्लिक्ट भी शुरू हुए. बोथ कल्चर वे डिफरेंट ड्रास्टिकली. जो इंग्लैंड का कल्चर है या कॉलोनियल गवर्नमेंट का जो कल्चर है वो जो इंडिया का कल्चर है काफ़ी अलग था. एन एग्जाम्पल वाज अ टर्बन एंड अ हेड. इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे कि टर्बन और एक हेड. इंडिया का जो होता है वो टर्बन होता है जबकि हेड जो होता है वो है कॉलोनियल गवर्नमेंट का.
द टू हेड गियर सिग्निफाई डिफरेंट थिंग। ये जो दोनों हेड है अलग अलग तरह की चीज़ों को शो करते हैं। द डिफरेंस क्रिएट मिस्ट इंडस्टिंग एज द हेड हैड टू बी रिमूव्ड बिफोर सुपीरियर वाइल द टर्बन हैड टू बी बोर्न कॉन्सिक्वेंसली। और ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं कि जो हेड होता है वो अच्छी चीज़ नहीं है, या वो एक सुपेरिटी को शो करता है इंग्लैंड की तरफ से, और जो एक टर्बन है वो एक बोर्न या फिर एक लो कॉस्ट को शो करता है। ये हम देखने को मिलते हैं। द सेम वाज द केस विथ शूज, और यही चीज़ हमें शूज़ के साथ भी देखने को मिली। नेक्स्ट है हमारा द इंडियन ड्रेस। इंडिया वांटेड टू क्रिएट अ ड्रेस विच कुड एक्सप्रेस द यूनिटी ऑफ द नेशन। इंडिया की जो ड्रेसिंग स्टाइल थी वो कुछ इस तरह की थी ताकि वो एक यूनिटी एक्सप्रेस करे अपने नेशन में। बट दिस डिड नॉट फुली सक्सीड, लेकिन ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर सजेस्ट फॉर अ नेशनल ड्रेस विच कुड कंबाइन हिंदू एंड मुस्लिम एलिमेंट। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सजेस्ट किया कि हमें एक नेशनल ड्रेस बना लेनी चाहिए जिससे कि हिंदू और मुस्लिम आपस में कंबाइन हो सके। न्यू स्टाइल लाइक ब्राह्मिका साड़ी वेयर ट्राइड, अपर क्लास स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद ड्रेस। जैसे कि जो साड़ी है उसको इन्वेंट किया जिससे एक यूनिटी शो हो सके। अब बात कर लेते हैं हम द स्वदेशी एंड खादी की। तो इसमें है हमारा British political control of India had two important effects: peace and grow cash crops, and British goods flooded the Indian market. अब जब ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल इंडिया के ऊपर हो गया तो उसका जो इफेक्ट देखने को मिला वो मिला पीसेंट के ऊपर, क्योंकि जो ब्रिटिश का गुड था वो इंडियन मार्केट में फ़्लो करने लगा। क्योंकि जो ब्रिटिश पीपल हुआ करते थे वो अपने यहाँ से अच्छी क्वालिटी का कॉटन इंडिगो सब ले जाते थे और फिर इंग्लैंड में जाके उसको क्लोथिंग या वियर कपड़े बनाकर उसको इंग्लैंड इंडिया के जो मार्केट है उसमें बेचते थे बहुत कम प्राइस पर। तो जो पीपल इंडिया के वो ऐसा ही प्रोडक्ट खरीदते थे। As a lot of beavers and spinners were left without any work, मुर्शिदाबाद, मछलीपट्टनम एंड सूरत विच वेर इम्पोर्ट टेक्सटाइल सेंटर डेक्लाइन एज डिमांड डिक्रीज। अब इन सारे जो इंडियन फॉरेस्ट की डिमांड काफ़ी कम हो गई, तो जो मछलीपट्टनम के, मुर्शिदाबाद के और सूरत के जो कॉटन टेक्सटाइल सेंटर थे वो धीरे धीरे उनका जो प्रोडक्शन था काफ़ी डिक्रीज हो गया और वो फिर डेक्लाइन में चले गए। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी एंड खादी। तो इन 1905 लॉर्ड कर्जन डिसाइड टू पार्टीशन बंगाल टू प्रोटेक्ट फॉर बेटर मैनेजमेंट। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने डिसाइड किया कि पार्टिसिपेशन कर दिया चाहिए बंगाल का, जिससे कि जो मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छा कर सके। द स्वदेशी मूवमेंट वाज अ रिएक्शन टू द पार्टीशन। अब जो पार्टीशन हुआ तो जो इंडिया के जो पीपल थे उन्होंने एक मूवमेंट निकाला, स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें उनकी डिमांड थी कि ये जो पार्टीशन हो ये नहीं हो, या ब्रिटिश जो गुड है उसको बॉयकॉट किया जाए और जो इंडिया का जो क्लोथ्स है या मेड इन इंडिया जो क्लोथ्स है उसी को वियर किया जाए। मैनी ऑफ इंडियन गुड्स वेयर पेट्रोनिज, स्पेशली खादी। खादी को उस टाइम पे काफ़ी बढ़ावा मिला। क्लोथ बिकम सिंबलिक वेपन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। क्लोथ जो था वो एक सिंबल बन गया या एक वेपन बन गया ब्रिटिश के अगेंस्ट। बट खादी वाज मोर एक्सपेंसिव एंड अपील्ड मोर टू अपर क्लासेस। जो खादी था वो काफ़ी सिंपल क्लोथ था जो अपर क्लासेस थे उनके लिए। खादी, अब खादी के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। गांधी जी मेड खादी a forceful weapon against the British. Mahatma Gandhi even experimented with various form of clothing starting from the western form of dress to wearing it with a turban. जो गांधी जी थे उन्होंने भी जो ड्रेस है उसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने स्टार्टिंग में वेस्टर्न क्लास जो थे उसको स्टार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे वो टर्बन की तरफ आने लगे और उन्होंने खादी को भी इंट्रोड्यूस किया। ही डिसाइडेड बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी टू वियर अ लुंगी एंड कुर्ता एंड टर्बन। और फिर 20th सेंचुरी में उन्होंने डिसाइड किया या बिगनिंग किया कि जो पीपल इंडिया के उनको लुंगी और कुर्ता पहनना चाहिए। A few years later, he adorned himself and Kathiawadi peasant. The धोती was adopted by him in 1921. और इसी के कुछ दिनों के बाद 1921 में उन्होंने धोती जो थी उनको एक्सेप्ट कर लिया। बट नॉट कॉल कुड वियर खादी। जितने लेकिन ज़्यादातर जो पीपल थे वो खादी वियर नहीं करते थे, लेकिन इसका इफेक्ट देखने को मिला। जो इंडियन पीपल थे वो लुंगी और कुर्ता काफ़ी पहनने लगे और आज भी हम देखते हैं जो साउथ के जो पीपल होते हैं वो इस तरह का उनका ड्रेसिंग सेंस होता है। नेक्स्ट है हमारा Thus, we can say that changes in clothing reflect the changes within the social, political and economic sphere of society. और क्लोथिंग से हमें ये भी पता चलता है कि हमारी जो सोशल लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है, ये भी काफ़ी इससे सेंस हम पता कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 जो कि था हमारा क्लोथिंग सेंस के बारे में, किस तरह के क्लोथ्स वियर करते थे, किस तरह का आइडिया था। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।